हम आगे के चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हमने जाना कि कैसे कैसे फ्रांस में रिवॉल्यूशन शुरू होने लगे और बर्बन डायनेस्टी को भी फिर से हटा दिया गया, रोमानवाद कैसे बढ़ी, राष्ट्र के प्रति फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स कैसे जागृत हुए पोएट्स के थ्रू। ओके, कौन कौन से रोमांटिक्स आए, लैंग्वेज ने कैसे एम्फसाइज किया नेशनलिस्ट की आइडिया पे, भुखमरी कैसे हुई, कष्ट कैसे हुआ, लोकप्रिय रिवॉल्ट कौन कौन से थे, लुइस फिलिप को क्यों भागने के लिए मजबूर होना पड़ा, वीवर्स का क्या कौन सा दंगा हुआ सिलेशियन विलेज में। और अब हम लोग पढ़ते हैं इन 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स। तो उदारवादी जो लोग थे जो थोड़े चेंजेस चाहते थे, उनका रिवॉल्यूशन हुआ, उनकी क्रांति हुई 1848 में। पैरेलल टू द रिवॉल्ट्स ऑफ द पुअर, अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग पीजेंट्स एंड वर्कर्स इन मैनी यूरोपियन कंट्रीज इन द ईयर 1848 अ रिवॉल्यूशन लेड बाय एजुकेटेड मिडिल क्लास वाज अंडर द वे। तो जब गरीब लोगों का, जो बेरोजगार था या फिर जो भूखे किसान थे और जो वर्कर्स थे, उनका जब रिवॉल्यूशन हो रहा था 1848 के टाइम, तो उस समय जो पढ़े लिखे मध्य वर्ग के लोग थे वो भी अपना रिवॉल्यूशन शुरू कर दिए। इवेंट्स ऑफ फरवरी 1848 in France had brought about abdication of monarch in and a republic based on universal male franchise had been proclaimed। जैसे ही लुइस फिलिप भाग गए तो अब फ्रांस में मोनार्क अबॉलिश हो गई और उधर गणतंत्र आ गया। उनका एक इलेक्टेड हेड को फिर चुना गया 1848 में। इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप वेयर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट डिड नॉट येट एग्जिस्ट सच एज जर्मनी, Italy, Poland, the Austro-Hungarian Empire, men and women of the liberal middle class were combined their demands for constitutionalism with national unification। तो इन सब जगहों पे अभी तक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट अब एग्जिस्ट ही नहीं किया 1848 के टाइम में। तो वहाँ के जो महिला पुरुष थे जो मिडिल क्लास, उदारवाद मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड करना चालू कर दिया ताकि पूरे देश में यूनिटी बने लोगों की। दे टुक एडवांटेज ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलर अनरेस्ट टू push the demands for the creation of nation state on the parliamentary principles, a constitution, freedom of press and freedom of association। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछे कि कौन कौन से डिमांड्स लिबरल्स लोगों ने लाए ताकि वे संविधानवाद को बढ़ा सकें और अपने संसदीय सिद्धांत को लागू कर सकें, मतलब पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स को लागू कर सकें, तो वो थे 3। ओके, पहला था कॉन्स्टिट्यूशन लाना चाहिए, मतलब संसद का जो सिद्धांत होता है उसको लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लाना तो मस्ट है। फ्रीडम ऑफ प्रेस, जो प्रेस होता है मतलब मुद्रालय, ठीक ना, मुद्रालय जो छापता है न्यूज़पेपर वगैरह, बुक्स, प्रिंट्स, तो उसको आज़ादी तो मिलनी ही चाहिए। और एसोसिएशन का फ्रीडम होना चाहिए, मतलब संगठन बनाने का फ्रीडम होना चाहिए, उसकी आज़ादी होनी चाहिए। तो जब ये सब लोकप्रिय अनरेस्ट, मतलब उथल पुथल अशांति जब हो रही थी ना, तो यही लिबरल लोग आए और एक तरह के पार्लियामेंट्री संसदीय प्रिंसिपल का डिमांड करने लगे। ओके,
In the German regions, a large number of political associations whose members were middle-class professionals, businessmen, and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for an all-German National Assembly. तो जर्मन रीजन में क्या हुआ कि बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशन बनने लगे, राजनीतिक संगठन जिसके मेंबर्स थे मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, जो प्रोस्पेरस आर्टिसंस थे, ठीक ना, धनवान थे जो आर्टिसंस, मोस्टली आर्टिसंस गरीब नहीं होते, कुछ धनवान भी हो सकते हैं, केम टुगेदर इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट एंड डिसाइडेड टू वोट फॉर ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। अब तो जर्मन तो एक भाषा थी, पर वो एक खुद ऑल जर्मन नेशनल असेंबली भी चाहते थे, जो बड़े बड़े मिडिल क्लास के लोग थे, धनवान, जो एजुकेटेड थे। तो कहाँ पे उन्होंने नेशनल असेंबली बना के लिए वोट किया, तो वो सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में किया। और फ्रैंकफर्ट कहाँ है? एब्सोल्युटली जर्मन में। अगर वो जर्मन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनाना चाहते हैं तो वो जर्मनी के ही किसी जगह पे, किसी सिटी में वोट के लिए इकट्ठा होंगे। ऑन 18 मई 1848 831 elected representatives marched in a festive procession to take their places in the Frankfurt Parliament convent in the Church of St. Paul। तो 18 मई 1848 के टाइम पे जो 831 इलेक्टेड प्रतिनिधि आए, रिप्रेजेंटेटिव आए, वो मार्च करने लगे और वो एक जुलूस निकालने लगे, मतलब फेस्टिव प्रोसेसन, उत्सव वाला जुलूस निकालने लगे अपने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की तरफ। और उन्होंने एक दूसरे को संयोजित करके, लोगों को संयोजित करके चर्च, संत पॉल के चर्च में मार्च किया और जुलूस निकाला। और वहाँ पे उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाया ताकि एक जर्मन नेशन बन सके। और वो जो जर्मन नेशन बनेगा उसमें मोनार्की को द्वारा हेड किया जाएगा, मतलब उधर का एक राजा होगा। और वो जो मोनार्की होगा वो पार्लियामेंट का विषय होगा, मतलब वो पार्लियामेंट उससे क्वेरीज पूछ सकती हैं, उसके खिलाफ भी जा सकती हैं अगर मोनार्की में राजा को कम समर्थन मिला। ओके, उसकी पावर्स चेक की जाएंगी पार्लियामेंट में। व्हेन द डिप्यूटीज ऑफर्ड द क्रोन ऑन दीज टर्म्स टू फ्रेडरिक विलियम IV, king of Prussia, he rejected it and joined other monarchs to oppose the elected assembly। अब वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, माने जो डिप्यूटीज थे, उन्होंने ना प्रुशिया के राजा फ्रेडरिक विलियम IV को ना ताज के लिए मनाया, बोला कि आप हमारे एक इंडिपेंडेंट जर्मन नेशन के राजा बन जाओ और ये ताज आप ले लो। पर जो विलियम जो थे वो उन्होंने मना कर दिया। वो तो ये नहीं चाहेंगे कि प्रुशिया जैसा बड़ा जो राज्य जो कि एक बड़े जगह को कन्कर कर रहा है। प्रुशिया क्या था? जर्मन का भी पार्ट कन्कर करता था, ऑस्ट्रिया का भी पार्ट कन्कर करता था, शामिल था। प्रुशिया तो बड़ा था, अब वो छोटे से जर्मन देश के राजा क्यों बनना चाहेंगे? इसीलिए उन्होंने दूसरे राजाओं को अपने साथ मिलाकर उस इलेक्टेड असेंबली जो ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनी थी ना, उसको अपोज करने के लिए उनसे जुड़ गए, दूसरे मोनार्क से। While the position of the aristocracy and military became stronger, the social basis of parliament eroded। मतलब जैसे अरिस्टोक्रेसी, जो नोबल्स वगैरह थे, और जो मिलिट्री स्ट्रांग हो गई कि अब हम तो इन लोग मिडिल क्लास लोगों को हमको छोड़ना नहीं है, अब हम इनका बात नहीं मानेंगे। अब ये सब तो ताकतवर थे मिडिल क्लास वालों से, तो इन्होंने
सोशल बेसिस माने जो सामाजिक आधार था पार्लियामेंट का, उसको समाप्त कर दिया, लोगों को भगा दिया, ठीक ना। द पार्लियामेंट वाज डोमिनेटेड बाय मिडिल classes who resisted the demands of workers and artisans and consequently lost their support। तो मिडिल क्लास में तो बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स वगैरह ही आते थे, वो कहाँ अपने छोटे छोटे वर्कर्स की बात सुनने वाले थे और आर्टिसंस की, इसलिए उन्होंने उनका भी सपोर्ट खो दिया। वर्कर्स और आर्टिसंस भी अपने जगह चल दिए, इसीलिए द इंड ट्रूप्स वर कॉल्ड इन एंड द असेंबली वाज फोर्स्ड टू डिसबैंड। मतलब असेंबली को उखाड़ना पड़ा क्योंकि मिलिट्री फोर्स आ गई थी। The issue of extending political rights to men was controversial one within the liberal movement, in which large number of women had participated actively over the years। तो जो मुद्दा था, द इशू, ताकि मुद्दा किस चीज़ का था, वो एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स, माने जो राजनीतिक अधिकार होने चाहिए उसको एक्सटेंड मतलब फैलना चाहिए, वो वुमेन तक भी पहुंचना चाहिए ताकि उन्हें वोट करने का अधिकार मिल सके। इसलिए वीमेन ने भी बहुत सारे रिवॉल्यूशन में कई सालों से पार्टिसिपेट किया, कई साल आज़ादी के लिए आंदोलन चलाए, पर ये सब वीमेन के लिए सिर्फ विवाद में ही रह गए थे उस समय। वीमेन हैड फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन। ये सब बस कंट्रोवर्शियल बातें थी कि वीमेन को नहीं मिलना चाहिए वोट, उनको उस समय नहीं मिल रहा था, जबकि वे काफ़ी मेहनत कर रही थी। वे अपना पॉलिटिकल एसोसिएशन, राजनीतिक संगठन बना रही थी, अपना न्यूज़पेपर छाप रही थी और पॉलिटिकल मीटिंग्स, मतलब जो राजनीतिक बैठक होती हैं और प्रदर्शन होते हैं जैसे कि डिमॉन्स्ट्रेशन, इस सब में भी वे लोग पार्टिसिपेट कर रही थी। फिर भी डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड टू suffrage rights during the election of the assembly when the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul. Women were admitted only as observers to stand in the visitor galleries। तो ये भी एक कारण हो सकता है, जैसे कि वर्कर्स और आर्टिसंस को हक नहीं मिला उनका मिडिल क्लास वाले लोगों से, तो वो लोग उनका सपोर्ट छोड़ दिए मिडिल क्लासेस वाले का, तो इसलिए जो असेंबली हुआ डिसबैंड हो गया। तो वैसे ही इधर जब सेंट पॉल के चर्च में एक फ्रैंकफर्ट के पार्लियामेंट को संयोजित किया जाता था, कन्वेंट किया जाता था, विमेन को बस दर्शक के रूप में उधर स्टैंड करना था विजिटर्स गैलरी में। ओके, विजिटर्स गैलरी मतलब आगंतुकों का गलियारा, बरामदा। ओके, तो मतलब उनको राइट नहीं मिला। तो conservative forces were able to suppress liberal movements in 1848. They could not restore the old order। अब जो रूढ़िवादी जो फोर्सेस थी, जो कंजर्वेटिव फोर्सेस थी, वो तो लिबरल मूवमेंट्स को क्रश करने के लिए थोड़ा बहुत सफल हो ही गई थी 1848 में, पर वो पहले जो पुराना वाला जो ऑर्डर था वो फिर से नहीं ला पाई। वो क्या चाहती थी? ग्रेजुअल चेंज। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन मिड 19th सेंचुरी में आ गया था, मतलब 1840 में आ गया था, तो ग्रेजुअल चेंज मतलब धीरे धीरे चेंज कैसे होता? कंजर्वेटिव तो धीरे धीरे ही चेंज चाहते थे, मोनार्किस्ट चाहते थे, पर मोनार्किस्ट का क्या था? Monarchists were beginning to realize that the cycles of revolution and the repression could be ended by granting concessions to the liberal nationalist revolutionaries। पर मोनार्किस्ट ये सोच रहे थे कि अब उनको समझ आ गया कि ये जो रिवॉल्यूशन, क्रांति का जो चक्र है, द साइकिल्स ऑफ रिवॉल्यूशन, और जो डिप्रेशन माने जो किसी को दबाया जाता है, उसका दमन किया जाता है, उसके अधिकारों का हनन किया जाता है, ये सब जो रिवॉल्यूशन जो चल रहा है
जब लोगों को छूट दी जाएगी, मतलब कॉन्सेशंस उनको ग्रांट किए जाएंगे जो लिबरल नेसेस वाले लोगों को, तभी ये रिवॉल्यूशंस बंद हो सकते हैं। तो धीरे धीरे जो 1848 के टाइम से ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज, मतलब निरंकुश राजतंत्र ऑफ ईस्टर्न, ये यूरोप है, सॉरी यूरोप तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, ये छोटा सा यूरोप है, यहाँ पे सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप, जर्मनी वगैरह, पोलैंड, थोड़ा सा पार्ट रसिया, इन सब में चेंजेस आने लगे, लोगों को कॉन्सेशंस छूट मिलने लगी। और ये छूट वेस्टर्न यूरोप में 1815 के बाद ही शुरू हो गई थी। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि ये लिबरल नेसेस को कॉन्सेशंस कब मिला या फिर चेंजेस कब आए सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में, तो आफ्टर 1848। पर अगर आपको वेस्टर्न यूरोप में पूछे तो 1815 ही बताइए। Thus serfdom was and bonded labor was abolished both in Habsburg domination and in Russia. The Habsburg rulers granted more autonomy to the Hungarians in 1867। तो जो सर्फडोम मतलब जो दासत्व होता है, बॉन्डेड लेबर मतलब बंधुआ मजदूरी होती है, वो हैब्सबर्ग के एम्पायर में, जो हैब्सबर्ग एक किंगडम था उसके प्रभुत्व में, उसके शासन में, और जो रशिया में ये दोनों चीज़ें अबॉलिश कर दी गई। और जो हैब्सबर्ग के जो रूलर्स थे ना, उन्होंने हंगेरियंस को, मतलब ऑस्ट्रिया के पास जो लोग थे उधर हंगरी में जो रहते थे, उनको स्वराज्य दे दिया, मतलब वो खुद का अपना देश बना सकते हैं। कब दिया? तो 1867 में। अब थोड़ा से रीड कर लेते हैं। हाउ वर लिबर्टी एंड इक्वालिटी फॉर वीमेन टू बी डिफाइंड। तो इसकी व्याख्या कैसी होनी चाहिए? विमेन के लिए आज़ादी और इक्वलिटी, बराबरी को कैसे डिफाइन करनी चाहिए? द लिबरल पॉलिटिशियन कॉल्ड वेलकर एंड इलेक्टेड मेंबर थे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के। उन्होंने कहा नेचर ने विमेन को डिफरेंट फंक्शंस कैरी करने के लिए बनाया है। मैन स्ट्रॉन्गर है, बोल्ड है, ज़्यादा आज़ाद है विमेन से। उनको डिज़ाइनेशन दिया गया है प्रोटेक्टर ऑफ फैमिली के लिए, प्रोवाइडर के लिए, और पब्लिक टास्क काम करने के लिए, लॉ में काम करने के लिए। उनका कार्य क्षेत्र डिफेंस में होना चाहिए, रक्षा में होना चाहिए। और वीमेन क्या है? वो वीक है, वो डिपेंडेंट है, डरपोक हैं, शाई है, उनको मेन का प्रोटेक्शन चाहिए होता है। उनका जो वक्र है, मतलब उनका जो पूरा गोला है, उनका सीमा है, वो बस होम है। उनको बस बच्चों की देखभाल करनी है और फैमिली को पोषित करना है। तो वे ना बोले कि इन दोनों जेंडर के बीच में बहुत डिफरेंसेस है। और वो जो कार्ड वेलकर थे, लिबरल मेंबर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के, वो बहुत डाइवर्सिटी करते थे मैन और विमेन के बीच में। वहीं एक लुइस ऑटो पेटर्स थे, वो ना एक पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थे, ठीक ना। उन्होंने क्या कहा कि एक कार्यकर्ता थे, वो कौन? लुइस ऑटो पेटर्स। उन्होंने एक विमेन जर्नल निकाला और उन्होंने एक फेमिनिस्ट, मतलब नारीवाद के लिए कई सारी संगठन भी बनाए। ओके, उन्होंने एक न्यूज़पेपर में कुछ लिखा था। कब? 21 अप्रैल 1849 को, नारीवाद के लिए, ताकि वो नारीवाद के लिए लोगों को प्रेरणा दे। उन्होंने कहा, लेट अस आस्क हाउ मैनी मैन पोजेस्ड बाय द थॉट्स ऑफ लिविंग एंड डाइंग फॉर द सेक ऑफ लिबर्टी
उन्होंने पूछा कि बताइए कितने सारे मैन हैं जो जी और मर सिर्फ लिबर्टी के लिए जीते हैं और मरते हैं। विमेन भी तो ह्यूमन बींग्स हैं। उन्होंने कहा कि बिना थके काम करने वाले सिर्फ हाफ ऑफ ह्यूमन ही हैं, वो हैं फीमेल्स। ओके, बट लिबर्टी इज इनडिविजिबल। फ्री मैन देयरफॉर मस्ट नॉट टॉलरेट टू बी सराउंडेड बाय अनफ्री। उन्होंने कहा कि जो आज़ादी है वो ऐसा तो नहीं कि वो एक सेकेंड लेट अस आस्क would be prepared for fight for freedom of entire people of all human beings. When asked this question, they would all too easily respond with yes, though their untiring efforts are intended for benefiting of only one of the humanity. But liberty is indivisible. Free man therefore must not tolerate to be surrounded by the unfree. उन्होंने क्या कहा, बहुत ज़रूरी बात कही। जो उन्होंने पूछा कि मैन हैं वे आधे हैं, ठीक ना, पूरे पॉपुलेशन में मैन आधे हैं और जो फीमेल्स हैं वो भी आधे हैं। तो क्या आज़ाद पुरुष हैं वे लोग आधी आज़ाद आधी परतंत्र गुलाम जनता के साथ रहना मंजूर करेगी? मतलब वो पूछ रहे हैं कि क्या वे लोग सहन कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं कि वे अनफ्री लोगों के साथ सराउंडेड हो। मतलब जो अनफ्री हैं, जो फीमेल्स हैं, उनको भी आज़ादी मिलनी चाहिए, ठीक ना। अब जब एक गुमनाम एक रीडर थे इस न्यूज़पेपर के, उन्होंने ना एक लेटर लिखा इन एडिटर से। कब लिखा? तो 25 जून 1850। देखिए, लगभग 1 साल बाद लिखे। इन्होंने लिखा 21 अप्रैल 1849, इन्होंने लिखा 25 जून 1850। इट इज़ इंडीड रिडिकुलस, मतलब ये वास्तव में हास्यास्पद है, हंसने वाला चीज़ है और कारण ही है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि विमेन का पॉलिटिकल राइट उनका नहीं बैन करना चाहिए, फिर जबकि विमेन के पास राइट टू प्रॉपर्टी है, पर उनका पॉलिटिकल राइट्स भी तो, राइट टू वोट भी तो नहीं बैन करना चाहिए। वो लोग फंक्शन करते हैं, वो लोग परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। दैट अक्रू टू फॉर टू मैन फॉर द सेम, मतलब जो मैन भी प्रदान करता है, मैन को भी मिलता है, वो बेनिफिट उनको भी मिलना चाहिए। तो ये इनजस्टिस, मतलब ये अन्याय क्यों उन पे हो रहा है? इट इज़ नॉट अ डिस्ग्रेस, मतलब ये दुख का बात नहीं है कि जो मूर्ख से मूर्ख कैटल हर्डर जो होता है, गडेरिया होता है, उसके पास राइट टू वोट है। क्यों? सिंपली इसलिए क्योंकि वो एक मैन है, जबकि एक हाईली टैलेंटेड एक विमेन है जिसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, उनके पास राइट टू वोट नहीं है। तो ये कैसा विडंबना है हमारी सोसाइटी का, वही ये बता रहे हैं। क्या इससे तो स्टेट का, नेशन का मेंटेनेंस, नेशन तो बिल्ड ऐसे तो नहीं हो सकता। सबको इक्वल राइट्स मिलनी चाहिए इसको। अच्छा, ये मैंने आपको इसमें लिखा था कि विजिटर्स गैलरी में विमेंस ऑब्जर्वर के जैसे खड़ी थी। तो ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है, इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल। इट इज़ अ कॉन्टेम्पररी कलर प्रिंट, मतलब ये समकालीन उसी समय का कलर प्रिंट है। तो यहाँ के जो अपर लेफ्ट गैलरी है ना, इधर लिखा हुआ है अपर लेफ्ट गैलरी, मतलब इस साइड, सॉरी नहीं
इस साइड जो हैं वे विमेंस इधर खड़ी हैं। ओके, कंपेयर द पोजीशंस ऑफ द क्वेश्चन ऑफ वुमेन राइट्स वॉइस्ड बाय 3 राइटर्स साइटेड अबव। तो व्हाट डू दे रिवील अबाउट लिबरल आइडियोलॉजी। तो इनका जो हवाला दिया गया है, साइट किया गया है इन तीनों राइटर्स के द्वारा, उनके बारे में आप क्या लिखना चाहेंगे? क्या ये तीनों लिबरल आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं? तो आइडियोलॉजी क्या होती है? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ आइडियाज़ रिफ्लेक्टिंग अ पार्टिकुलर सोशल एंड पॉलिटिकल विजन। मतलब ये ना विचारधारा को हम लोग आइडियोलॉजी कहते हैं इंग्लिश में। ये ना सिस्टम है विचारों का। ये इससे ना किसी इंडिविजुअल के जो सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि का पता चलता है। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं टॉपिक 4, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। जर्मनी कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ द नेशन। तो जर्मनी में एक सवाल पूछा गया है उधर जब नेशन जर्मनी बन रहा था, तो क्या एक आर्मी, क्या कोई सेना किसी राष्ट्र के लिए का वास्तुकार, मतलब उसको राष्ट्र का निर्माता बन सकती है? तो ये हम लोग जर्मनी के केस में देखते हैं। After 1848, nationalism in Europe moved away from its association with democracy and revolution. नेशनलिज्म था वो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और क्रांतिकारी भावना से सेपरेट हो गया। ठीक ना। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव्स फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर द यूरोप। अब ये जो नेशनलिस्ट फीलिंग्स था वो लिबरल से अब कंजर्वेटिव्स में ट्रांसफ़र हो गया ताकि स्टेट का पावर बढ़े, माने मोनार्की आए धीरे धीरे, और पॉलिटिकल डोमिनेशन बढ़े उनका, मोनार्कीज़ का, अरिस्टोक्रेसीज़ का। दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली कैम टू बी यूनाइटेड एंड नेशन स्टेट्स। तो हम लोग ये देख सकते हैं उस प्रोसेस में जिसमें जर्मनी और इटली नेशन स्टेट्स बने हैं। As you have seen, nationalist feelings were widespread among middle class Germans. Nationalist feelings जो थी वे पूरे बड़े पैमाने पे मिडिल क्लास जर्मन के लोगों के बीच में थी, who in 1848 tried to unite the different regions of German Confederation into a nation state governed by an elected parliament। वे लोग चाहते थे मिडिल क्लास जर्मन्स 1848 में उन्होंने ट्राई भी किया कि वे एक जर्मन का जो डिफरेंट रीजन है उसको जर्मनी के महासंघ में, मतलब कॉन्फेडरेशन में एक कर दें, उनको यूनाइट कर दें ताकि वे एक नेशन स्टेट बना सकें और उसका एक इलेक्टेड पार्लियामेंट बना सकें, जैसे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। This liberal initiative to a nation building was however repressed by combined forces of the monarchy and military supported by large landowners called Junkers of Prussia। तो यहाँ पे जो था उनका रिवॉल्यूशन था वो क्रश कर दिया गया ज़मींदारों के थ्रू, जो उधर का जंकर्स कहा जाता था। ठीक ना, उनके बहुत सारे पैसे लूट के बैठते थे वे लोग, वर्कर्स और आर्टिसंस का। फ्रॉम देम on, Prussia took on the leadership of the movement for national unification. Its chief minister Otto von Bismarck was the architect of the process carried out with the help of Prussian army and bureaucracy। अब राजा तो ठीक है, वो उन्होंने तो मना कर दिया, पर जो चीफ मिनिस्टर था ना प्रुशिया के, उन्होंने बोला कि नहीं, हम तो आपका वध करेंगे, राजा जी करें या ना करें, वो आपका राजा बनना चाहें या ना चाहें, हम जो मुख्यमंत्री हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं ऑटो वॉन बिस्मार्क, वो ना बोले कि हम इस पूरे प्रोसेस का
उस पूरी प्रक्रिया का, मतलब जर्मनी को नेशन स्टेट बनाने वाली पूरी प्रक्रिया का आर्किटेक्ट मतलब वास्तुकार बनेंगे, वो भी प्रूशियन आर्मी का ही हेल्प लेके। मतलब जो जहाँ का जो पहले देश मना कर रहा था कि हम जर्मनी को आज़ादी नहीं दिलाएंगे, वो मान गए और ब्यूरोक्रेसी को लाने में, मतलब ब्यूरोक्रेसी मतलब सरकार अधिकार तंत्र को लाने में बोले बिस्मार्क कि हम पूरे मिडिल क्लास जर्मन का मदद करेंगे, सबकी हम मदद करेंगे ताकि जर्मनी को इस्टेब्लिश किया जा सके। 3 wars over 7 years with Austria, Denmark and France ended in Prussian victory and completed the process of unification in 7 साल में 3 वॉर्स हुए। ओके, इसमें क्या हुआ? हाँ, इसमें ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ जो बिस्मार्क थे उन्होंने इन तीनों से के साथ संधि कर ली और प्रूशिया को इन तीनों देशों के खिलाफ युद्ध हुआ जो प्रूशिया पे कब्जा किए थे और प्रूशिया को आज़ादी मिली, जीत मिली और उसका यूनिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। और फिर जो विलियम 4 थे ना उधर, अब विलियम 1 आए, प्रूशिया के किंग, जो जर्मनी 1877 में उन्होंने जर्मनी का एम्पायर घोषित किया गया। और ये सेरेमनी जो समारोह हुआ था वो वर्सलीज में हुआ था। ओके, वर्सलीज फ्रांस में। ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग of 18 January 1871, an assembly comprising of princes of German states, representatives of army, इसमें आए इम्पोर्टेंट प्रेसिडेंट मिनिस्टर आए, जो चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क भी आए। वो अनहीटेड हॉल ऑफ मिरर्स इन द पैलेस ऑफ वर्सलीज में वो सब लोग इकट्ठे हुए। अनहीटेड मतलब अक्षीण, मिरर्स रिफ्लेक्ट करते हैं, तो मे बी जो कोल्ड हो उधर का, वैसे भी यूरोप का वातावरण कोल्ड ही रहता है, तो वहाँ पे वो लोग गैदर हुए और उन्होंने केजर विलियम फर्स्ट को जर्मन एम्पायर का नया किंग घोषित किया। The nation building process in Germany had demonstrated the dominance of Prussian state power। ये जो नेशन बिल्डिंग प्रोसेस हुआ जर्मनी में, वो ना किसको दर्शाता है, वो प्रूशिया के प्रभुत्व माने उसके डोमिनेंस को दर्शाता है। अगर प्रूशिया को जैसे ही फ्रांस, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क से आज़ादी मिली, वो ऑटोमेटिकली जर्मनी को आज़ाद कर दिया। The new state placed a strong emphasis on the modernizing the currency, banking, legal and judicial systems in Germany। नया जो देश बना, स्टेट बना, उसने जोर दिया ताकि करेंसी को इम्प्रूव किया जाए, बैंकिंग सेक्टर को इम्प्रूव किया जाए, लीगल मतलब कानूनी, और जुडिशियल मतलब अदालती प्रणाली मतलब सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए जर्मनी में। प्रूशियन मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफन बिकम अ मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्मनी। जो प्रूशिया के जो मेजर्स थे, मापदंड थे और आचरण था, प्रैक्टिसेस था, वो लगभग पूरी जर्मनी का एक ढांचा, एक मॉडल के रूप में आया। The proclamation of German Empire in the Hall of Mirrors at Versailles, Anton Werner, ये इन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी जब उधर 18 जनवरी 1871 को जर्मनी एम्पायर का डिक्लेरेशन हुआ था। और सेंटर में विलियम केजो फर्स्ट स्टैंड कर रहे हैं यहाँ, और यहाँ पे
यहाँ पे, ओके। और फिर कमांडर भी हैं, चीफ कमांडर प्रूशियन आर्मी के, जनरल वॉन रून। नियर देम इज बिस्मार्क, सेंटर में ये लोग स्टैंड कर रहे हो। यहाँ आप देख सकते हो द मॉन्यूमेंटल वर्क, ये स्मरणार्थ जो कार्य है वो इतना स्क्वायर एरिया पे कंप्लीट किया गया। और ये एक आर्टिस्ट द्वारा ऑटोवन वॉन बिस्मार्क को बाद में बिस्मार्क के 70वें बर्थडे पे मैंने 1885 में गिफ्ट किया गया। मैंने जो बिस्मार्क थे वो 1815 में बॉर्न हुए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1866 मैंने आज़ादी मिलने से पहले प्रूशिया कैसा था। यहाँ इधर से इधर तक उसका साम्राज्य था, ये भी था कॉलोनी। कॉन्कर्ड बाय प्रूशिया इन ऑस्ट्रियो प्रूशियन वॉर, जब ये सब पूरा पार्ट प्रूशिया ने 1866 में कॉन्कर किया था, कब्जा कर लिया था, जब उसका ऑस्ट्रिया के साथ वॉर में जीत हो गया। ऑस्ट्रियन टेरिटरीज एक्सक्लूडेड फ्रॉम जर्मन कॉन्फेडरेशन इन 1867। ये सब ऑस्ट्रियन रीजन जो थे डार्क ग्रीन कलर से, ये सब जर्मनी से एक्सक्लूड कर दिया गया, ठीक ना। और कब किया गया? जर्मनी के महासंघ से 1867 में जॉइंड, अब लाइट ग्रीन कलर का, जॉइंड विथ प्रूशिया टू फॉर्म जर्मन कॉन्फेडरेशन। तो ये सब जो थे, ये ऑस्ट्रिया का शायद पार्ट था, ये सब प्रूशिया के साथ जॉइन हो गया ताकि जर्मन कॉन्फेडरेशन फिर से बनाया जाए। साउथ जर्मन एम्पायर ज्वाइनिंग विद प्रूशिया टू फॉर्म अ न्यू जर्मन एम्पायर। ये सब साउथ जर्मन का पार्ट है, ये सब प्रूशिया के साथ ही ज्वाइन हो गया था ताकि जर्मन एम्पायर बनाया जाए 1871 में। और ये जो खाली पार्ट है, सॉरी ये लाइट कलर्ड पार्ट है वॉयलेट का, ये सब प्रूशिया ने फ्रांस को प्रूशियन वॉर जो 1871 में हुआ था उसमें जीता था। फ्रांस और डेनमार्क और ऑस्ट्रिया के साथ जब वो युद्ध हुआ था ना 7 साल में 3 बार, उसमें। तो अब हम लोग देखें इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ। लाइक जर्मनी, इटली वाज टू हैड लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। इटली में भी बहुत सारा राजनीतिक विखंडन था। इटालियंस वर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स एज वेल एज मल्टीनेशनल हैम्बर्ग्स एम्पायर। तो जो इटालियन लोग थे वो लोग फैले हुए थे, इधर उधर बिखरे हुए थे बहुत सारे डायनेस्टिक स्टेट्स में, मतलब राजवंश वाले स्टेट्स में। और हैम्सबर्ग बहुराष्ट्रीय हैम्सबर्ग एम्पायर में भी वो लोग फैले हुए थे। कौन लोग? इटालियंस। ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, मतलब 1850 के टाइम में, ऐसा नहीं कि मिडिल ऑफ द 1950 होगा, नहीं वो 1850 होगा, क्योंकि 19th सेंचुरी तो 1800 से 1900 के बीच में चलती है। इटली was divided into 7 states, out of which only one, Sardinia Piedmont, was ruled by Italian princely house। तो बस इटली था ना, ऐसा देखो जूते की तरह था उसका मैप में आप देखेंगे। इसमें सार्डिनिया पिडमोंट ही एक जगह था जो इटली के जो राजसी घराने से बिलोंग करता था। ये वैसे बटा हुआ था 7 स्टेट्स में। द नॉर्थ वाज अंडर,
ये जगह सार्डिनिया पिडमोंट का कॉन्कर किया गया था, वो जो कि इटली के राजसी घराने से बिलोंग करता था, ठीक ना। ये भी इटली का पार्ट है, ये तो पूरा इटली ही है। नॉर्थ तो था वो ऑस्ट्रियन एम्पायर द्वारा कॉन्कर किया जाता था, और सेंटर का जो पार्ट था वो पॉप वाले लोगों के द्वारा कॉन्कर किया जाता था, और साउथ वाला जो पार्ट था वो बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन के जो बर्बन किंग्स थे उनके द्वारा कॉन्कर किया जाता था साउथ वाला पार्ट इटली का। इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड one common form and still had many regional and local variations। तो इटालियन लैंग्वेज अभी उतना कॉमन नहीं था लोगों के बीच, और इटली में बहुत सारे रीजनल मतलब क्षेत्रीय और स्थानीय वेरिएशंस थे, उतार चढ़ाव थे लैंग्वेज के लेकर। ड्यूरिंग द 1830s Giuseppe Mazzini had sought to put together a coherent program मतलब सुसंगत कार्यक्रम for a unitary Italian Republic, ताकि वो एकता ला सकें पूरे इटालियन गणतंत्र के लिए। कब गुइसेप्पे मज़ीनी ने उसका प्रयत्न किया कि 1830 में कि एक कार्यक्रम चलाया जिससे कि इटली को यूनिफाइड किया जा सके। ही हैड आल्सो फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी बनाई उन्होंने यंग इटली नाम से, फॉर द डिसमिनेशन ऑफ हर गोल्स, ताकि उनके गोल्स का विस्तार हो सके, एक्सटेंशन ऑफ हिज गोल्स, डिसमिनेशन ऑफ हिज गोल्स। द फेलियर ऑफ ए रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग बोथ इन 1831 and 1848 mean that the mantle now fell on Sardinia Piedmont under its ruler King Victor Emmanuel to unify the Italian states through war। अब क्या हुआ बाद में 1830s में, जब वो सोचे कि प्रोग्राम के थ्रू इटली को यूनिफाइड करें, पर ऐसा कुछ नहीं हो सका। यंग इटली ठप पड़ गई, जो सीक्रेट सोसाइटी थे। अब जो रिवॉल्यूशन हुआ, अब 1831 में या फिर 1848 में जो रिवॉल्यूशन हुआ उस पर ना सार्डिनिया पिडमोंट के जो राजा थे किंग विक्टर इनोमल सेकेंड, उन पे अब जिम्मेदारी आ गई, मतलब उन पे मेंटल फेल हो गया। ये ना एक प्रोवर्ब है, इफ़ समवन्स मेंटल फेल, मतलब उन पे जिम्मेदारी मतलब बर्डन लोड वगैरह आ जाता है। अब किस चीज़ का जिम्मेदारी आ गया, ताकि इटालियन स्टेट्स को यूनिफाई किया जा सके वॉर के थ्रू। इन द आइज ऑफ रूलिंग एलाइट्स ऑफ दिस रीजन, अ यूनिफाइड इटली ऑफर्ड देम द पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस। तो जो रूलिंग एलाइट्स थे, मैंने जो उत्कृष्ट वर्ग, इलाइट्स मतलब उत्कृष्ट अभिजात वर्ग के लोग थे इटली में, उन्होंने ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के थ्रू या फिर राजनीतिक प्रभुत्व के थ्रू, पॉलिटिकल डोमिनेंस के थ्रू लोगों को इटालियंस को एक पॉसिबिलिटी दिखाई। पॉसिबिलिटी मतलब चांसेस दिखाए कि इटली अभी भी यूनिफाई हो सकता है। अच्छा, ये क्या है? कैरिकल्चर, एक कार्टून है। कैरिकल्चर ऑटोमन वन बिस्मार्क है, जर्मन रीचटैग जर्मनी का पार्लियामेंट है, फ्रॉम फिगारो वेना, कोई वेना फिगारो वेना होंगे आर्टिस्ट। डिस्क्राइब द कैरिकल्चर, कार्टून को डिस्क्राइब कीजिए। हाउ डज इट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन बिस्मार्क एंड इलेक्टेड डिप्यूटीज ऑफ पार्लियामेंट। देखिए, ये जो बिस्मार्क क्या कर रहे हैं, वे जो सारे पार्लियामेंट के लोगों हैं उन पे अपनी छड़ी घुमा रहे हैं, ठीक ना। तो ये सब कैसे डर रहे हैं, इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, वो आप आपको डिस्क्राइब करना है। What interpretation of democratic processes is the artist trying to convey।
जो जो आर्टिस्ट हैं फिगारो वेइने, वो क्या बताना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं कि लोकतांत्रिक प्रणाली कैसी चल रही है, प्रक्रिया कैसी चल रही है, ठीक ना। तो यह आप लिख सकते हैं। चीफ मिनिस्टर कैवर हु लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन्स ऑफ इटली वाज नाइदर अ रिवॉल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट। अब जो आपको याद होगा वहाँ के राजा थे किंग विक्टर इमानुएल सेकेंड, पीछे ही तो अभी हमने पढ़ा। वो ना ही एक रिवॉल्यूशनरी, उनके जो मंत्री थे चीफ मिनिस्टर थे कैवर, उन्होंने एक मूवमेंट चलाई ताकि वो इटली के सातों स्टेट्स को यूनिफाई कर सके, पर ना ही वे एक रिवॉल्यूशनरी थे ना ही एक डेमोक्रेट थे। समय रिवॉल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी भी नहीं थे और ना ही लोकतंत्र की भावना कोई रखते थे। वो तो मोनार्की को ही सपोर्ट करेंगे ऑब्वियसली। लाइक मैनी अदर वेल्दी एंड एजुकेटेड मेंबर्स ऑफ इटालियन इलाइट, मतलब वो उत्कृष्ट इटली के जो उत्कृष्ट वर्ग के लोग थे, उनके तरह ही वे मतलब जो कैवर थे वो इटालियन लैंग्वेज से ज़्यादा फ्रेंच बोलते थे। इटली में तो आपको पता ही था कितना लैंग्वेज का वेरिएशंस था, तो हर लोग उसके मनपसंद लैंग्वेज बोलते थे। तो ये भी वो थे, वो वेल्दी और एजुकेटेड मेंबर्स की तरह उधर फ्रेंच ही ज़्यादा बोलते थे। थ्रू अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस, टैक्टफुल डिप्लोमेटिक मतलब विनम्र कूटनीति, टैक्टफुल मतलब जो विनम्रता हो, और डिप्लोमेटिक मतलब कूटनीति। आपने पढ़ा होगा ये चाणक्य कौटिल्य के में, ओके, कूटनीति अपनाते थे। तो ना फ्रांस को ना उन्होंने कैवर ने इंजीनियरिंग के थ्रू मतलब अभियंत्रीकरण मतलब कुछ टैक्टफुल सिचुएशंस अपना कर उनके साथ कुछ संधि बंदी करके एक अलायंस बना दिया, गठबंधन बना दिया फ्रांस के साथ। और सार्डिनिया पिडमॉन्ट जो रीजन था वो ना ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराने में सफल हो गया। ऑस्ट्रिया इटली में कहाँ राज करते थे, तो ऑस्ट्रियन फोर्सेस इटली के साउथ में राज्य करते थे। तो कब सार्डिनिया पिडमॉन्ट के राजा ने उधर ऑस्ट्रिया को भगवा दिया, तो 1859 में। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ गुइसेप्पे गरीबल्दी जॉइन द फ्रेम। तो इसके अलावा बहुत सारे रेगुलर ट्रूप्स मतलब नियमित रूप से जो टुकड़ियाँ आ रही थी सेना की, उन्होंने आर्म्ड मतलब हथियार लिए हुए स्वयं सेवकों को अपने लीडरशिप में मतलब गुइसेप्पे गरीबल्दी के लीडरशिप में वे लोग एक साथ संगठित होकर एक उस दंगे में जुड़ गए, ओके, ताकि वो 1860 में साउथ इटली को किंगडम ऑफ टू सिटीज और स्पेन के जो बर्बन किंग से जो शासक थे उनको हटा सकें, और वो लोकल पीजेंट्स का भी सपोर्ट लिए, कौन मतलब गुइसेप्पे गरीबल्दी, और उन्होंने स्पेनिश रूलर्स को वहाँ से भाग खड़ा कराया। और फिर इन 1861 विक्टर इनामुल सेकेंड वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। तो पूरा यहाँ से यहाँ जो इटली था वो विक्टर इनामुल सेकेंड के हाथों में आ गया, वहाँ के यूनाइटेड इटली के राजा बन गए। However, much of the Italian population who among whom rates of illiteracy was very high remained blissfully unaware of the liberal nationalist ideology। तो बताएं इटालियन पॉपुलेशन का ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट तो पढ़ा लिखा था ही नहीं, अनपढ़ था। उन्होंने आनंदपूर्वक मतलब ब्लीसफुली वो लोग अवेयर थे, अनजान थे लिबरल नेशनलिस्ट के विचारधारा से। और उन्होंने ना जैसे पीजेंट मासेस ने गरीबल्दी गुइसेप्पे गरीबल्दी को किस लिए सपोर्ट किया, साउथ इटली को छुड़ाने के लिए, क्योंकि उन्होंने सोचता था उन्होंने कभी इटालिया मतलब फ्री यूनाइटेड इटालिया वगैरह के बारे में कुछ नहीं सुना था,
कुछ नहीं समझा था। वो लोग बस सोचते थे ना इटालिया मतलब होता है ना विक्टर इनमेल्स की वाइफ का नाम है, शायद किंग स्पेनिश रूलर ने उनको पकड़ लिया होगा, तो ये इसलिए पीजन्स, उधर के पीजन्स ने उनको सपोर्ट किया क्योंकि वो अनपढ़ थे, उनको नॉलेज नहीं था। एक सेकेंड, हाँ, लुक एट द फिगर 14A। तो फिगर 14A कहाँ है? इट्स जस्ट बिलो। डू यू थिंक दैट द पीपल लिविंग इन एनी ऑफ द रीजन्स थॉट ऑफ देमसेल्व्स एज इटालियंस? नहीं, वे लोग नहीं सोचते थे। विच वाज द फर्स्ट रीजन टू बिकम अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड इटली? विच वाज द लास्ट रीजन टू जॉइन? इन विच ईयर डिड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टेट जॉइन? अच्छा, मैंने आपको पहले बताया कि मिडल में था, इटली का जो मिडल में जो पार्ट था वो किसके द्वारा कॉन्कर किया गया था? तो वो पॉप्स के द्वारा कॉन्कर किया जाता था, सेंटर, इटली का सेंटर पर। तो जब साउथ और नॉर्थ के जो कॉलोनी के जो शासक थे वो भाग खड़े हुए, तो सेंटर रीजन ऐसे ही वो भी खुद ब खुद डर के मारे भाग पीछे खड़ा हुआ। तो आप क्या लगता है, पहला जो रीजन था वो ऑस्ट्रियन द्वारा कंकर किया गया था, तो वो पहले भागा होगा। फिर लास्ट जो होगा वो सेंटर पार्ट जो पाप के द्वारा कंकर किया था वो भागा गया होगा, पैपल स्टेट। ओके, पाप्स के द्वारा कंकर किया हुआ पैपल स्टेट। एक सेकेंड, Italy after unification. The map shows the Italy in which different regions become part of United Italy. तो ये मैप से हमको पता चलता है कि उन डिफरेंट रीजन्स का जो यूनाइटेड इटली के पार्ट बन गए। सबसे पहले हुआ 1858, पहले से ही वैसे आजाद था, और फिर सबसे पहले ये हुआ ऑस्ट्रिया का, और लास्ट में ये सेंट्रल वाला पार्ट। ठीक, स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। लंबा वीडियो हो रहा है, तो ब्रिटेन का अजीब सा केस हम लोग देखते हैं। द मॉडल ऑफ ए नेशन और नेशन स्टेट सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड इज ग्रेट ब्रिटेन। तो जो नेशन स्टेट का ढांचा है उस कुछ पंडितों ने कहा गया है कि ग्रेट ब्रिटेन है, मतलब ग्रेट ब्रिटेन नहीं, पूरे नेशन स्टेट्स का ढांचा तैयार किया गया है, सबको उन्हीं से आइडियोलॉजी मिली है नेशनलिज्म का। इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट वाज नॉट रिजल्ट ऑफ सडन अपहेवल और रिवॉल्यूशन। मतलब ब्रिटेन में जब इस नेशन स्टेट आया ना, वो ना जल्दी उथल पुथल और रिवॉल्यूशन मतलब क्रांति के कारण नहीं आया था, वो इट वाज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्राउन आउट प्रोसेस। ये लंबा खींचा हुआ प्रक्रिया का रिजल्ट था उधर का नेशनलिज्म। देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन प्रियर टू 18th सेंचुरी, मतलब 18th सेंचुरी मतलब 1700 से पहले कोई भी उधर नेशनलिज्म ब्रिटिश नेशन था ही नहीं। The primary identities of the people who inhabited the British Isles were ethnic ones such as English, Welsh, Scot and Irish। मतलब उधर का जो प्राथमिक पहचान, प्राइमरी आइडेंटिटी लोगों का, वो जो ब्रिटिश एल्स उस जगह पे रहते थे, ब्रिटेन इधर यूरोप के सबसे वेस्टर्न पार्ट में, तो यहाँ पे जो लोग रहते थे ना, वे लोग काफ़ी ज़्यादा एथनिक थे। एथनिक मतलब संजातीय थे, जाति के प्रति थे। कुछ यहाँ पे इंग्लिश थे सेंटर में, जैसे कि यहाँ पे वेल्स थे, स्कॉट थे, इरिश थे। ठीक ना, मैं आपको इसका मैप अगले वीडियो में प्रोवाइड करवाऊँगी। इंग्लिश थे, वेल्स थे, स्कॉट थे, इरिश थे। इरिश जो आइलैंड से आए थे यहाँ पे, स्कॉटलैंड से, वेल्स
वेल्स वहाँ के लोगों का नाम है जो वेल्स से आते हैं। वेल्स एक जगह है, वेल्स वहाँ के लोगों का नाम। इंग्लिश मने इंग्लैंड से। ऑल ऑफ दीज एथनिक ग्रुप्स, ये सारी जो ग्रुप्स थे ना, जो सारी जनजातीय ग्रुप्स थे, हैड देयर ओन, उनका एक खुद का कल्चर था, संस्कृति था, पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थे। ट्रेडिशंस मतलब क्या होता है? परंपरा। बट एज द इंग्लिश नेशन स्टीडली ग्रू इन वेल्थ, पर जो इंग्लैंड के जो लोग थे ना, उनका पैसा ज़्यादा होने लगा, वैसे भी उनकी खुद की बहुत सारी कॉलोनीज थी, उनका इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो गया, उनके पास पावर ज़्यादा एक्सटेंड करने लगा। तो इसका ना दूसरे जो उनके आसपास के नेशंस और जो आइलैंड नेशंस थे, जो द्वीप वाले जो नेशंस थे, उन पर भी इसका प्रभाव पड़ा। द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैड सीज्ड पावर फ्रॉम मोनार्की इन 1688 एट द एंड ऑफ द प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट वाज द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच अ नेशन स्टेट विद इंग्लैंड एट सेंटर केम टू बी फॉर्म्ड। मतलब जो मोनार्की को हटाने का भावना जो 1688 में इंग्लैंड के पार्लियामेंट में शुरू हुआ था, वो ना एक इंस्ट्रूमेंट माने एक यंत्र की तरह काम किया, ताकि उधर ना संघर्ष या फिर कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू, चाहे वहाँ पे आइलैंड थे जो वेल्स, स्कॉट, इरिश लोगों के द्वारा इनहैबिटेट किया जाता था, उनको इंग्लैंड के लोग कनकर कर सकें। ये सब फैलने लगा। स्कॉट मतलब नेशन स्टेट का भावना इंग्लैंड के आसपास गढ़ने लगा, ठीक ना, बनने लगा। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 between England and Scotland was a result in the formation of United Kingdom of Great Britain, meant in effect that the England was unable to impose its influence on Scotland। तो आप देखेंगे मैप में, एक सेकेंड, आप मैप में देखेंगे जो इंग्लैंड का ऊपर वाला पार्ट है ना, वो स्कॉटलैंड है, ओके। बीच वाला है, सॉरी लास्ट वाला इधर इंग्लैंड। तो जब इंग्लैंड आगे एक्सपेंड करने लगा तो वो स्कॉटलैंड तक पहुंच गया, तो दोनों आपस में मर्ज हुए और इससे क्या बना? किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अरे इंग्लैंड के जो लोग थे वो अपना शासन अब स्कॉटलैंड वालों पे चलाने लगे। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज henceforth dominated by its इंग्लिश मेंबर्स। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो था पूरा का पूरा, जबकि नॉर्थ से ऊपर तक अब इंग्लिश लोग जो यहाँ पे रहने वाले पूरा इधर ही स्कॉटलैंड के लोगों को भी कन्वर्ट किए थे, फिर भी बस इधर का जो पूरा का जो पार्लियामेंट था वो इंग्लिश मेंबर, इंग्लैंड के मेंबर ही ज़्यादा से चलाते थे। द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी मीन दैट स्कॉटलैंड डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वर सिस्टमेटिक सप्रेस्ड। मतलब चूँकि इंग्लिश मेंबर्स का ग्रोथ होने लगा, तो इससे जो स्कॉटलैंड का जो विशेष संस्कृति था, इस विशेष संस्कृति मतलब डिस्टिंक्टिव कल्चर था, और उधर का जो राजनीतिक संस्थान था वो इस सिस्टम के थ्रू सप्रेस मतलब व्यवस्थित रूप से ये बंद होने लगा, उसको दबाया जाने लगा। द कैथोलिक clans that inhabited in Scottish Highland suffered a terrible repression whenever they attempted to assert their independence। जो इंग्लैंड के लोग थे वो कैथोलिक्स जो ईसाई लोग जो होते हैं चर्च, ठीक ना, क्रिश्चियन जो होते हैं, उनको दो भागों में डिवाइड किया होता है, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स। तो कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स, वे लोग कैथलिक्स होते हैं, वे लोग ज़्यादा दिखावे में रहते हैं, प्रोटेस्टेंट्स उतना दिखावा वगैरह नहीं करते हैं, उनका सिंपल सा ही चर्च होता है। कैथलिक्स का बड़ा बहुत ही सजावट होता है। तो चूँकि इंग्लिश लोग तो कैथलिक्स को मना करते थे, फॉरबिड करते थे, आप ये काम मत करो, वो काम मत करो। तो पर
स्कॉटलैंड में तो ज़्यादा से ज़्यादा कैथोलिक लोग ही थे ना, तो इनसे उनका कैथोलिक्स के जो कुल था उनका बहुत ही टेरिबल रिप्रेशन हुआ। उनका इंडिपेंडेंस को वो लोग अपने इंडिपेंडेंस के लिए बहुत सारा कोशिश करने लगे। द स्कॉटिश के जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों पे जो रहते थे उनको ना गैलिक लैंग्वेज या फिर नेशनल ड्रेस पहनने के लिए मना किया जाने लगा, और बहुत सारे लोगों को अपने होमलैंड से मतलब स्कॉटलैंड से भगाया जाने लगा, ठीक ना। आयरलैंड सफ़र्ड अ सिमिलर फेट। तो आयरलैंड जो इधर द स्कॉटिश था, स्कॉटलैंड था, यहाँ पे इंग्लैंड था, यहाँ पे आयरलैंड था। तो आयरलैंड भी ऐसे ही दुर्दशा से गुजरा, भाग्य उसका भी यही लिखा था। इट वॉज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड इन बिटवीन कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। तो ये भी कैथलिक और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में बहुत ज़्यादा डिवाइड था, बहुत ज़्यादा। तो इंग्लैंड के लोग प्रोटेस्टेंट्स को हेल्प किए उधर के आइलैंड को, ताकि वे अपना डोमिनेंस बना सके कैथलिक कंट्री पे, और कैथलिक रिवॉल्ट हुए ब्रिटिश डोमिनेंस के प्रति। और ये लोग ना ब्रिटिश जो डोमिनेंस के प्रति विरोध में जो रिवॉल्ट हुए थे वो ब्रिटिश लोग दबा दिए कैथलिक रिवॉल्ट्स को। आफ्टर अ फेल्ड रिवॉल्ट लेड बाय वोल्फटोन, तो वेल्फटोन एंड हिज यूनाइटेड इरिशमैन। तो ये लोग आयरलैंड से बिलोंग करने वाले लोग थे जो उन्होंने 1798 में एक रिवॉल्यूशन किया इंग्लैंड के लोगों के विरोध में। इसमें आयरलैंड को फोर्स के थ्रू यूनाइटेड किंगडम में सम्मिलित करना पड़ा 1801 में। अपने आप को अ न्यू ब्रिटिश नेशन वाज फॉर्म्ड थ्रू प्रोपगेशन ऑफ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। तो इंग्लिश संस्कृति को गढ़ा गया, बुना गया, ताकि एक नया ब्रिटिश राष्ट्र तैयार हो सके। द सिम्बल्स ऑफ न्यू ब्रिटेन, द न्यू ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक, ऐसे करके है ना इधर, ऐसे ऐसे, एक सेकेंड, यूनियन जैक किसी को तो बोलते हैं, रेड ब्लू वाइट कलर का जो फ्लैग था आपने देखा ही होगा, ब्रिटिश फ्लैग। और एक नेशनल असेंबली हुआ, गॉड सेव आवर नोबल किंग, हमारे महान राजा को बचाइए भगवान। द इंग्लिश लैंग्वेज, ये सब एक्टिवली प्रमोट किया गया पूरे के पूरे जो ब्रिटिश नेशन में। एंड older nations survived only as the subordinate partners in this union। अब ये लोग अधीन, ये सब जो पुराने जो नेशंस थे अब बस अधीन होकर अधीन होकर अपनी साझेदारी देकर अपना ओल्ड पावर थोड़ा बहुत इंजॉय करने लगे। उनको थोड़ा बहुत ही इंडिपेंडेंस वगैरह, आज़ादी, पावर्स इंजॉय करने का दिया गया। द आर्टिस्ट हैव पोर्ट्रेज गर्डिबली, ओके यहाँ पे। तो गुइसेप्पे गरिबल्दी कौन थे? ये 1807 से 1882 तक थे। वो शायद सबसे स्वतंत्रता सेनानी थे इटली के। वो ना कोस्टल ट्रेड, जो समुद्र तटीय ट्रेड जो होता है उसमें वो बहुत ज़्यादा इंगेज थी उनकी फैमिली। उनके वो एक सेलर थे, नाविक थे मर्चेंट नेवी में। इन 1883 ही मेट मजीनी, गुइसेप्पे मजीनी, वाह, इनसे मिले। और उन्होंने यंग इटली मूवमेंट भी ज्वाइन की जो फ्रांस से बनी थी। वो देखो यंग इटली का है मूवमेंट और फ्रांस से बेचारों को बनाना पड़ा। एंड पार्टिसिपेटेड इन अ रिपब्लिकन अपराइजिंग इन पेडमोंट, सार्डिनिया। पिडमोंट में जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया 1834 में। द अपराइजिंग वाज सप्रेस्ड एंड गरिबल्दी हैड टू फ्ली टू साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में अब आना पड़ा, ओके, वेयर ही लिव्ड इन एग्जाइल टिल 1848। उन्होंने उनको देश निकाला दे दिया 1848 तक। जब वो 1854 में वापस आए
उन्होंने विक्टर एनिमल को सपोर्ट किया जो जर्मनी के राजा बने, जर्मनी ने इटली के। इन हिज एफर्ट्स टू यूनिफाई द इटालियन स्टेट इन 1860 गरिबल्दी लेड फेमस एक्सपेडिशन ऑफ 1000 टू साउथ इटली। उन्होंने साउथ इटली को स्पेनिश लोगों से छुड़वाया था ना, तो उन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेडिशन माने एक अभियान चलाया था वॉलेंटियर्स का, ताकि वे इस कैंपेन, इस अभियान में जुड़े, इस एक्सपेडिशन में जुड़े। और इन्होंने 30,000 वॉलेंटियर्स को मिलाया, शामिल किया, और ये ये बहुत लोकप्रिय हुआ और इसको रेड सर्च के नाम पे जाने लगा। इन 1837 गरिबल्दी लेड एन आर्मी ऑफ वॉलेंटियर्स इन रोम इटली में है, ताकि ये लास्ट जो ऑब्स्टेकल है, ये जो लास्ट बाधा है इटली के यूनिफिकेशन में, जो पर्पल स्टेट, जो पोप का साम्राज्य था ना, जहाँ पे फ्रांस का जो चौकी होता है, वह चौकी जो है पॉप में फ्रांस का चौकी तैनात था। तो जो रेड शर्ट्स के जो 30,000 जो वॉलंटियर्स थे, मेंबर्स थे, वो पूरे उसको कंबाइन करने के लिए बीच का सेंट्रल पार्ट को कंबाइन करने के लिए इटली में 1817 में वार के थ्रू फ्रांस ने अपने सेना की टुकड़ियों को इटली के रोम से हटा दिया, और पैपल स्टेट्स जो था बीच का इटली का सेंट्रल पार्ट, वो फिर से इटली में ज्वाइन हो गया। तो इस इमेज के थ्रू ये जो एक आर्टिस्ट हैं वो बताना चाहते हैं कि विक्टर एनिमल II ये सार्डिनिया पिडमोंट के राजा थे। उन्होंने वो ना अपना बूट खींच रहे हैं, और ये बूट किस नाम का है, वो इटली नाम का है, क्योंकि इटली भी तो बूट शेप का ही दिखता है। यूरोप के नक्शे में देखेंगे ऊपर अभी आप दिखाया भी था, तो ये किस टाइप का है, ये एक्चुअली बूट के ही तो टाइप क्या है, इटली पूरा। तो ये खींच रहे हैं, ये एक इंग्लैंड का एक कार्टून है 1859 में। द आर्टिस्ट हैड पोर्ट्रेट, उन्होंने पेंटिंग की है गरिबल्दी की। गरिबल्दी यहाँ पे नीचे हेल्प कर रहे हैं राजा को बूट पहनाने में, इटली को मतलब कॉन्कर करने में, उस पर शासन करने में, ताकि उधर सार्डिनिया पिडमोंट इसको ऊपर से पहन रहे हैं। तो अब हम लोग जानते हैं एथनिक क्या होता है। एथनिक मतलब संजातीय, जो कि कॉमन रेशियल मतलब रंग के आधार पे जिसका कॉमन रेश होता है। ट्राइबल मतलब जनजाति होती है। कल्चरल ओरिजिन मतलब संस्कृति का मूल आधार जो होता है, और जो पृष्ठभूमि होती है मतलब जो बैकग्राउंड होता है किसी भी कम्युनिटी समुदाय का, उसका पहचान और उसका जो दावा होता है, क्लेम्स होता है, वो उस इंडिविजुअल की एथनिसिटी से होती है। तो अभी ये फोर्थ टॉपिक हमने कवर कर लिया है। अब हम लोग आगे के पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।